हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम घटना सार का पार्ट 2 कवर कर रहे हैं। इससे पहले एक पार्ट और हमने करा है जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं, जो जो टॉपिक जैसे घटना सार में दिए हुए हैं उसको मैंने थोड़ा सा शॉर्ट करके यहाँ पर करने की कोशिश की है, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं मिस होगा। तो चलिए शुरू करेंगे। ये सभी नोट्स वगैरह जितने भी करंट अफेयर के मंथली वाले हैं, या ये अगर कोई मैगजीन आ रही है जैसे आई दृष्टि जब आएगी, या ईओ वाली जो चीज़ें कराई जा रही हैं, ये सब जितने भी करंट अफेयर वगैरह हैं वो आपको यूपी पीसीएस आरओ कंबाइंड पेड ग्रुप में मिल जाएगा। ज्वाइन करने के लिए ये जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं, उसको प्रॉपरली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। उसी में सभी हैंड रिटन नोट्स सब्जेक्ट वाइज भी, और जो करंट अफेयर वगैरह है, PYQs हैं और जो टेस्ट वगैरह हैं वो सब आपको वहीं पर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकलोचन, ये 3 पुस्तकें हैं जिसको यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया है। और ये वाली बैठक कहाँ पे हुई थी जहाँ पे इसको शामिल किया गया है? तो उलान बटोर में, जो कि मंगोलिया की राजधानी है, वहाँ पर ये बैठक आयोजित की गई थी जिसमें इन तीनों को शामिल किया गया है। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास है, पंचतंत्र के विष्णु शर्मा जी हैं, और सहृदय लोकलोचन इसके आनंदवर्धन है। अब जो चीज़ें जो बुक चर्चा में रहती है उसके लेखक का नाम भी पूछ लिया जाता है। और कहाँ पे ये बैठक आयोजित हुई जिसमें इसको शामिल किया गया था? तो उलान बटोर मंगोलिया में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट बात करेंगे। भारत लगातार 6ठे वर्ष वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट में शीर्ष पर था। इंटरनेट सबसे ज़्यादा शटडाउन यहीं पर किया गया है, लगातार 6वीं बार, मतलब 6वां साल ऐसा है कि सबसे ज़्यादा इंटरनेट यहीं पर बंद किया गया है। चाहे क्षेत्रीय रूप में देखा जाए या फिर पूरे इंडिया में तो नहीं किया गया, लेकिन क्षेत्रीय रूप में कई जगह पे इंटरनेट बंद किया गया था। तो ये किसकी रिपोर्ट थी? तो एक्सेस नाउ और कीप इट राइट, #KeepItRight की रिपोर्ट है। इसके द्वारा ये कहा गया है लगातार 6ठे वर्ष नंबर 1 पे रहा है इंटरनेट शटडाउन करने में भारत। और यहाँ पर एक जो रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 में 116 इंटरनेट शटडाउन के मामले भारत में आए थे। और इस समय जो शटडाउन हो रहा है भारत में, उसमें क्षेत्रीय शटडाउन सबसे ज़्यादा हो रहा है। मुख्यतः जो है पंजाब और मणिपुर में इस बार किया गया था शटडाउन, और काफ़ी लंबे समय तक ये शटडाउन थे, क्षेत्रीय शटडाउन है। अब जो है क्षेत्रीय शटडाउन की प्रवृत्ति बढ़ रही है, ऐसा इस रिपोर्ट के द्वारा कहा गया है। रिपोर्ट का नाम है एक्सेस नाउ और कीप इट राइट। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना के द्वारा भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल का सफल परीक्षण किया गया है। इसको हमने अलग से भी पढ़ा है जब हम इंपॉर्टेंट लोकेशन पढ़ रहे थे। 2-3 वीडियो के पहले वो था जो चर्चित स्थल जहाँ पे पढ़े थे, तो वहाँ पे आगरा की बात हमने की थी। किस लिए चर्चा में रहा कि भीष्म पोर्टेबल अस्पताल जो है इसका परीक्षण किया गया है। जो एयर ड्रॉप सुविधा होती है, वो मतलब एक पोर्टेबल हॉस्पिटल होता है, इधर उधर जा सकता है। तो उसमें जो है ये किसकी पहल है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की संयुक्त पहल है। इसके द्वारा इसको शुरू किया गया है। मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में ये परीक्षण किया गया था, आगरा में। नेक्स्ट है, पिरुल लाओ पैसे पाओ। पिरुल जो है चीड़ को कहते हैं। चीड़ का जो पेड़ होता है उसकी जो पत्तियां होती हैं बहुत तेज आग पकड़ती हैं, तो इसलिए जो है पिरुल लाओ पैसे पाओ ये मिशन उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया है। वनों की आग को रोकने के लिए, वनाग्नि को रोकने के लिए इसको शुरू किया गया है। चीड़ के पत्ते लेके जाओ, उससे बिजली उत्पादन संयंत्र लगेंगे जिससे जो है आग मतलब फैलेगी कम। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सौर ऊर्जा की बात करें तो भारत उसमें हमेशा आगे रहने की कोशिश कर रहा है, कई सारे प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, तो इसमें रैंक पूछ ली जाती है। तो तीसरे नंबर पे भारत है। ये रिपोर्ट किसकी? तो एम्बर की रिपोर्ट है। एम्बर जो है यूके की एक एजेंसी है जिसने ये रिपोर्ट जारी की है। 2015 में भारत 9वें स्थान पर था। 2014 और 15 का जब हम कंपेयर करते हैं तो उसी से कंपेयर करते हैं हम, क्योंकि जब भी गवर्नमेंट कोई चीज़ निकालती, कोई रिपोर्ट निकालती या वैसे भी कोई रिपोर्ट आती है, तो जब से ये वाली सरकार बनी है तभी से वो देखा जाता है, अगर कंपेयर किया जाता है तो ये चीज़ भी एग्जाम में पूछ ली जा सकती है। तो 2015 में 9वें स्थान पर हम थे, और अभी जो है तीसरे स्थान पर सौर ऊर्जा में आ गए हैं। वर्तमान में नंबर 1 पे चाइना है, सेकंड पे अमेरिका है, थर्ड पे भारत है, उसके बाद जापान और जर्मनी है। नंबर 1 पे चीन है सौर ऊर्जा में। नेक्स्ट बात करेंगे, देश में तेंदुआ गणना रिपोर्ट 2022 आई है। जारी इसको अभी 2024 में फरवरी में किया गया है, लेकिन ये 2022 का ही गणना है। तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा इसको जारी किया गया है। 2022 में तेंदुआ संख्या कितनी थी? तो 13,874 टोटल तेंदुए थे। और 2014 से कितनी वृद्धि हुई है इसमें? तो 7.95% की वृद्धि हुई है। दोनों इंपॉर्टेंट यहाँ पर कितनी वृद्धि हुई है? 7.95% की। और कितनी भी संख्या है? तो 13,874। 2014 में ये संख्या थी 7,910। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि 2014 में कितनी संख्या थी, ये परसेंटेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। कितनी वृद्धि हुई है? 7.95% की वृद्धि हुई है, और 13,874 अभी संख्या टोटल पहुंच चुकी है। आगे बात करेंगे,
रैंक की बात करें, ये जो हम तेंदुए की बात कर रहे हैं इसमें रैंक किसकी नंबर 1 किसकी नंबर 2 है, तो तेंदुआ गणना में नंबर 1 पे है मध्य प्रदेश जिसमें 3,907 तेंदुए हैं। सेकंड पे है महाराष्ट्र, थर्ड पे है कर्नाटक, फिर तमिलनाडु। पहला दूसरा तीसरा जरूर याद रखिए, इसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। और यूपी में कितने टोटल तेंदुए हैं, वैसे स्थान में शीर्ष में किसी में भी नहीं आता ये, लेकिन 371 तेंदुए हैं। अगर अलग से यूपी के एग्जाम में ये गणना पूछ ली जाए तो 371 टोटल तेंदुए हैं। नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है, सेकंड पे महाराष्ट्र है, थर्ड पे कर्नाटक है। आगे बात करेंगे रैंक जो है क्षेत्र वाइज की बात करें, ये तो हमने राज्यों की रैंक देखी। क्षेत्र वाइज में देखें तो सबसे ज़्यादा जो है मध्य भारत, वैसे मध्य प्रदेश में है तो मध्य भारत में ही आता है मध्य प्रदेश, तो मध्य भारत और पूर्वी घाट में सबसे ज़्यादा तेंदुए हैं। सेला सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर द्वारा भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये कहाँ पर स्थित है सेला सुरंग, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और ये इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर जो है इंग्लैंड का एक ऑनर है, उसके वो मिला है सेला सुरंग को, सबसे ऊंचाई पर स्थित ये सुरंग है। और कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। 9 मार्च 2024 को इसका उद्घाटन किया गया था पीएम मोदी के द्वारा। और ये किस विधि पर जो है ये बनाई गई है सुरंग, तो ऑस्ट्रियाई विधि पर ये बनी हुई सुरंग है। जो इसका स्ट्रक्चर है, ऑस्ट्रिया जो है यूरोप में जो कंट्री है उस तरह से ये बनी है सुरंग। तो ये पूछा जा सकता है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। अब ये जो है अरुणाचल प्रदेश के तवांग को दिरांग से जोड़ने का काम करती है। और तवांग और दिरांग के बीच की जो दूरी है उसको 12 किलोमीटर कम कर देगी ये जो सेला सुरंग है वो। नेक्स्ट बात करेंगे, उपग्रह इनसैट 3DS का सफल प्रक्षेपण किया गया है इसरो के द्वारा। और ये इनसैट 3DS जो है ये GSLV F-14 द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया था श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। GSLV F-14 के द्वारा इसको भेजा गया था। और ये जो है इसरो का मिशन है, 17 फरवरी 2024 को इसको प्रक्षेपित किया गया था। ये उपग्रह जो है ये 2274 किलोग्राम का है, 10 साल तक काम करने की इसकी क्षमता है। इसके बारे में एस सोमनाथ इसरो के जो प्रमुख हैं उन्होंने इसको मैच्योर बॉय GSLV कहा है, जो पृथ्वी की सतह, महासागरों की निगरानी, पर्यावरण, मौसम से जुड़ी जो गतिविधियां उस पर नज़र रखेगा। अब ये पूछा जा सकता है कि उपग्रह इनसैट 3DS का कार्य क्या है, तो इसका कार्य है मौसम से संबंधित, महासागर और पृथ्वी की सतह की निगरानी करना, ये सब चीज़ें इसके पर्यावरण वगैरह के बारे में ये जो है इसकी जानकारी उपलब्ध कराएगा। आगे बात करेंगे, मराठाओं के 12 किले यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में नामांकित कर दिए गए हैं। वर्तमान में भारत में विश्व धरोहर सूची में कितने स्थल हैं, तो 42 हैं। ये नामांकित किए गए हैं अभी 12 जो है किले। और ये जो 42 हैं विश्व धरोहर में, इसमें सांस्कृतिक स्थल कितने हैं, 34 हैं। और प्राकृतिक कितने हैं, 7 हैं। मिश्रित स्थल 1 है। तो ये याद रखिएगा, वर्तमान में अभी 42 हैं विश्व धरोहर सूची में हमारे वाले स्थान। आगे बात करेंगे, ये जो 12 किले हैं ये कौन कौन से किले हैं, सबके नाम उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो अगर यूपी के किले होते तो ज़रूर मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते, लेकिन अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये। नेक्स्ट है, फारसी भाषा को नई शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो ये कहाँ पे घोषणा की गई थी, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा ये घोषणा की गई है ईरान की राजधानी तेहरान में। वहीं पे इन्होंने ये घोषणा करी थी कि जो है फारसी को, क्योंकि वहाँ की भाषा है तो इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाएगा। एक और चीज़ है कि अब तक केवल 6 शास्त्रीय भाषाएं थी, लेकिन अब 9 शास्त्रीय भाषाएं होंगी, 3 और जोड़ी जाएगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा, मतलब 3 और ऐड हो जाएंगी, टोटल 9 हो जाएगी। वर्तमान में जो 6 थी वो कौन कौन सी थी, तो तमिल बनी थी शास्त्रीय भाषा 2004 में। अब ये देखो अरेंज करने को ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, शायद UPPCS RO किसी एग्जाम में आया था, इसी आयोग के किसी एग्जाम में था। तो तमिल को ऐड किया गया था 2004 में, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, उसके बाद तेलुगु को भी 2008 में, मलयालम को 2013 में, ओडिया को 2014 में। ये इस तरह से ऐड किया गया था। सबसे पहले 2004 में तमिल को ऐड किया गया था शास्त्रीय भाषा के रूप में। टोटल ये 6 थी, अब 3 और ऐड हो जाएगी। कौन कौन सी, ये भी एकदम याद रखना है कि कौन 3 ऐड हो रही है, तो पाली, फारसी और प्राकृत। एक फारसी जो भी हमने देखा तेहरान में घोषणा हुई, इसके अलावा पाली और प्राकृत भी ऐड होंगी शास्त्रीय भाषाओं में। नेक्स्ट है, बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो बेंगलुरु कर्नाटक में इसका उद्घाटन किया गया है पीएम मोदी जी के द्वारा। और ये जो पूरा सेंटर है ये 43 एकड़ में फैला होगा और 1600 एकड़ रुपए इसकी लागत रहेगी। मतलब टोटल जो लागत आई है 1600 करोड़ रुपए की इसमें लागत आई है। बोइंग द्वारा ये जो अमेरिका के बाहर ये सबसे बड़ा निवेश किया गया है। इससे पहले इतना बड़ा निवेश अमेरिका के बाहर बोइंग ने नहीं किया था, बोइंग कंपनी ने। तो ये पहली बार बेंगलुरु में निवेश हो रहा है इतना ज़्यादा। नेक्स्ट, इसी दौरान जो ये उद्घाटन समारोह था उसी दौरान पीएम मोदी के द्वारा बोइंग सुकन्या कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई। ये बोइंग सुकन्या कार्यक्रम क्या है, तो ये विमानन क्षेत्र में लड़कियों को बढ़ावा देने के लिए है ये।
और स्टेम क्षेत्र में महिलाओं को अवसर प्रदान करने के लिए। स्टेम वही साइंस मैथ वाला, टेक्नोलॉजी वाला, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो महिलाएं आगे जाएं, इसके लिए जो है स्टेम के लिए बहुत सारे कार्य महिलाओं के लिए किए जा रहे हैं। तो बोइंग सुकन्या में भी स्टेम वाला कार्यक्रम शामिल है। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 आया है और इसमें कहा गया, मतलब जो रिपोर्ट आई है उसमें है कि उच्च शिक्षा में टोटल नामांकन जो है 21-22 के दौरान कितने थे। ये रिपोर्ट 21-22 की है लेकिन अब रिसेंट जारी की गई है। तो ये जो है कुल नामांकन 4.83 करोड़ है, जो कि ये जो इस तरह से रहते हैं ये मेंस में काफ़ी हेल्प करते हैं, जो कि 28.4% है। 2014 के बाद से 91+ लाख से ज़्यादा जो है छात्रों की इसमें वृद्धि हुई है। मतलब 2014 के बाद से 91 लाख से ऊपर छात्रों ने उच्च शिक्षा में प्रवेश लिया है और अभी जो है उच्च शिक्षा में कितने लोग हैं, 4.83 करोड़ लोगों का नामांकन हुआ है। महिला नामांकन भी 50 लाख से बढ़कर 207 करोड़ तक पहुंच गया है। नामांकन की संख्या है 207 करोड़ तक महिला नामांकन उच्च शिक्षा में हो चुका है। सकल नामांकन अनुपात जो है, जो 18 से 23 आयु वर्ग के जो छात्र हैं उसमें भी वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है, तो 23.7% से बढ़कर 28.4% तक ये पहुंच गया है। तो ये याद रखिएगा कितना परसेंट जो है 18 से 23 आयु के वर्ग के जो लोग हैं उच्च शिक्षा में 28.4%। फिर पीएचडी नामांकन में 81.2% की वृद्धि हो गई है। 81.2% की वृद्धि हुई है पीएचडी में और ये जो अभी टोटल नामांकन है ये 2.12 लाख हो गया है। वृद्धि कितनी की हुई है पीएचडी में, 81% की लगभग। तो थोड़ा बहुत भी अगर ये ध्यान में रहेगा तो अगर ऑप्शन आएगा तो ये सही हो जाएगा। बहुत एग्जैक्ट डेटा इसमें जो पॉइंट के बाद है वो पूछा नहीं जाता इस तरह से, लेकिन थोड़ा बहुत आप याद रख सकते हैं इसको। नेक्स्ट है, अगर मेंस में करेंगे तो मेंस में इसको याद रखिएगा, अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो उसमें डाल सकते हैं। मुंबई में ट्रांस हार्बर लिंक, जिसको अटल सेतु जिसका नाम है, अटल सेतु के नाम से फेमस है ये, इसका उद्घाटन किया गया है 12 जनवरी 2024 को पीएम मोदी के द्वारा। और शेवरी को नाहवा सेवा से ये जोड़ेगा मुंबई में। ये जो लिंक है अटल सेतु मुंबई को नवी मुंबई को इससे जोड़ने का भी ये काम करेगा। जो एक मेन जो चीज़ है वो मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने का ये काम करेगा और वहीं पे ये भी एरिया सेवरी, नाहवा शेवा जो बंदरगाह वगैरह हैं उसको भी जोड़ने का काम करेगा। और टोटल इसकी लंबाई कितनी है, इस लिंक की लंबाई है 21.8 किलोमीटर, लगभग 22 भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। तो 21.8 किलोमीटर अटल सेतु है। इसमें से लगभग 16 किलोमीटर जो है ये समुद्र के ऊपर बना है और जो बाकी का है वो जो है वैसे समुद्र के ऊपर नहीं है, बाहरी भूमि पर है। तो ये याद रखिएगा। और सबसे लंबा भी ये हो गया है अटल सेतु। इससे पहले भूपेन हजारिका वाला पुल था सबसे लंबा, लेकिन अगर नदी की बात की जाए तो अभी भी भूपेन हजारिका वाला है क्योंकि वो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है, ये वाला समुद्र पे है। इसमें जो अटल सेतु है इसमें 80% वित्त पोषण जो है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा किया गया है और जितना का बाकी का बचा वो राज्य और केंद्र ने दिया है। लिंक बना है, इसमें पहली बार रिवर्स सर्कुलेशन ड्रिलिंग का प्रयोग किया गया है। तकनीकी में जो न्यू है इसकी पुल की, उसमें रिवर्स सर्कुलेशन ड्रिलिंग का प्रयोग किया गया है। अब ये जो है भूपेन हजारिका जो सेतु था 9.15 किलोमीटर, उससे लंबा ये पुल हो गया अटल सेतु। अब अटल सेतु सबसे लंबा हो गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 रिपोर्ट आई है 11 जनवरी 2024 को इसको जारी किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। इसमें टोटल कितने शहरों को शामिल किया गया है, तो 4477 टोटल शहर मूल्यांकन में शामिल हुए हैं। लगभग 4500 शहर इसमें शामिल हुए हैं। जिसमें रैंक की बात करें तो 1 लाख से ऊपर वाली जो श्रेणी है उसमें नंबर 1 पे अभी भी इंदौर, ये लगातार 7वीं बार इंदौर नंबर 1 पे है। ये स्टेटमेंट हमेशा पूछा जाता है जब सर्वेक्षण आता है, स्वच्छ सर्वेक्षण, तो कौन सी बार ये पहले नंबर पे आया है ये पूछ लिया जाता है, तो 7वीं बार। उसके बाद सेकंड पे है सूरत, फिर है नवी मुंबई, फिर विशाखापट्टनम, भोपाल, विजयवाड़ा, नई दिल्ली। अब ये सब कुछ याद करना पड़ता है इसमें, खास करके 5 तो जरूर याद रखिए क्योंकि पूछ लिया जाता है शीर्ष 5 में शामिल कौन सा नहीं है। कभी कभी तो शीर्ष 10 पूछ लिया जाता है, शीर्ष 10 में कौन सा शामिल नहीं है, लेकिन शीर्ष 5 जरूर याद रखिएगा। इंदौर है, फिर सूरत है, फिर नवी मुंबई, विशाखापट्टनम, फिर भोपाल। और इसको 5 को तो अरेंज करने को भी आ जाता है कि इसको अरेंज करिए 1 से लेकर 5 तक, तो एकदम याद रखिएगा इसको। फिर है रैंक 1 लाख से कम वाली श्रेणी की बात करें तो सासवाड़ जो है ये पहले नंबर पे है महाराष्ट्र का, फिर पाटन आता है छत्तीसगढ़ का, फिर लोनावला आता है महाराष्ट्र का। पहला जरूर याद रखिएगा 1 लाख से कम वाले में नंबर 1 पे है सासवाड़। रैंक जो कैंट वाइज है, जो कैंट एरिया है उसमें नंबर 1 पे है स्वच्छता में महू कैंट जो कि मध्य प्रदेश का है, फिर देवलाली कैंट, फिर अहमदाबाद कैंट। नंबर 1 जरूर याद रखिए महू कैंट जो है ये इंदौर के पास है महू कैंट, ये जो है नंबर 1 पे है कैंट एरिया में। फिर है रैंक जो गंगा शहर की भी श्रेणी आती है, तो गंगा शहरों में नंबर 1 पे है वाराणसी, सेकंड पे है प्रयागराज,
3rd पे है बिजनौर, 4th पे है हरिद्वार। नंबर 1 पे कौन सा है रैंक में गंगा शहरों में? वाराणसी। जो गंगा के किनारे शहर बसे हुए होते हैं उनकी भी अलग रैंकिंग आती है स्वच्छ सर्वेक्षण की, तो उसमें नंबर 1 पे वाराणसी, 2nd पे प्रयागराज। जो राज्यों की रैंक की बात करें, सबसे स्वच्छ राज्य महाराष्ट्र को बताया गया है, 2nd पे मध्य प्रदेश, 3rd पे छत्तीसगढ़। यूपी कौन से नंबर पे है स्टेट में? तो 9वें नंबर पे यूपी आता है। यूपी की रैंक अलग से याद करनी पड़ेगी, 9वें नंबर पर है। इसके अलावा सबसे निचली रैंक वाले कौन से राज्य हैं? तो सबसे निचली रैंक पे अरुणाचल है, मिजोरम है और राजस्थान है। अरुणाचल, मिजोरम, राजस्थान। कचरा स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के द्वारा नोएडा जो उत्तर प्रदेश का है उसको 5 स्टार रेटिंग दी गई। इसका एक अलग से रेटिंग, इसका भी अलग से एक आता है रैंक कचरा स्टार रेटिंग का, तो उसमें नोएडा को 5 स्टार मिला है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर स्वच्छ सर्वेक्षण मिशन का इस बार 2024 का गीत क्या था? गीत जारी होता है, तो नया संकल्प है, नया प्रकल्प है, जो कि कैलाश खेर ने गाया है इसको, तो ये जो है इस बार सर्वेक्षण का गीत था। नेक्स्ट है भारत का पहला एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, इसका नाम है एक्सपोसैट। और ये एक्सपोसैट क्या काम करेगा? तो ब्लैक होल जैसी जो खगोलीय जानकारी है उसको उपलब्ध कराएगा। इसको लॉन्च किया गया है PSLV C58 के द्वारा। पृथ्वी की निचली कक्षा में इसको स्थापित किया गया है 650 किलोमीटर पे। ये सब स्टेटमेंट आ जाते हैं किस कक्षा में? निचली कक्षा में स्थापित है। PSLV C58 के द्वारा इसको भेजा गया है, ब्लैक होल की जानकारी प्रदान करेगा। वेटलैंड जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं, इनका सिटी प्रमाणन योजना के लिए भारत के 3 शहरों का नामांकन गया है, तो इंदौर, भोपाल और उदयपुर का नामांकन गया है। और ये बस ये याद रखिए कौन कौन से शहर प्रमाणन के लिए भेजे गए हैं, तो इंदौर, भोपाल, उदयपुर। और यहाँ पे बहुत सारी आर्द्र भूमियाँ, झीलें वगैरह हैं, इसलिए भेजा गया है इसको। और ये जो प्रमाणन मिलता है, इससे क्या होता है, ये जो योजना है प्रमाणन योजना, इसके तहत शहरी जो आर्द्र भूमि होती है उनका संरक्षण, उनके उपयोग को बढ़ावा देने से संबंधित ये योजना है। शहरी आर्द्र भूमि से संबंधित ये योजना है। नेक्स्ट बात करेंगे पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना जो है, इसके लिए त्रिपक्षीय समझौता भी हुआ है। इसमें कौन कौन से त्रिपक्ष में कौन कौन शामिल थे? तो मोहन यादव सीएम जो कि मध्य प्रदेश के हैं, भजन लाल शर्मा जो कि राजस्थान सीएम है, और गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि केंद्रीय जल मंत्री हैं। तो 3 पक्ष हो गए, तो तीनों लोग इसमें शामिल हैं इस परियोजना में। और ये परियोजना नई दिल्ली में मतलब ये समझौता जो है ये नई दिल्ली में हुआ था। इस समझौते में जो है इस समझौते के तहत कितना खर्च आएगा इस परियोजना को चलाने में? तो 75,000 करोड़ रुपए का इसमें खर्च आएगा। और इससे पेयजल और बिजली की सुविधाएं अच्छी हो जाएंगी इन राज्यों में, मतलब मध्य प्रदेश और राजस्थान में। और इस योजना के तहत 7 बांध भी बनाए जाएंगे। ये सब है कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, खास करके कौन कौन इस समझौते में शामिल है त्रिपक्षीय में। तो सीएम मध्य प्रदेश, सीएम राजस्थान और केंद्रीय जल मंत्री। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क कौन सा है? तो पेंच टाइगर रिजर्व है, जो कि मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में स्थित है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में फैला हुआ है ये पेंच टाइगर रिजर्व। तो ये जो है पहला डार्क स्काई पार्क बना है। IUCN द्वारा हिमालयन वुल्फ का मूल्यांकन किया गया कि किस सूची में इसको रखा जाए, तो वल्नरेबल सूची में इसको रखा गया है। खास करके हिमाचल प्रदेश के जो स्पीति और लाहौल वाला एरिया है वहाँ पर पाया जाता है हिमालयन वुल्फ, और इसको असुरक्षित की श्रेणी में रखा गया है। आगे बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी ने तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है। कहाँ पर? तो संबलपुर में रखी है, उड़ीसा में। 27,000 करोड़ रुपए की इसमें लागत आएगी। और ये लिग्नाइट नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ये जो है पूरा प्लांट है। इसमें 3 प्लांट लगेंगे, 800 मेगावाट के रहेंगे, मतलब टोटल 2400 मेगावाट की इसकी क्षमता रहेगी। नाम क्या है? तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट। कहाँ पर लगेगा? संबलपुर, उड़ीसा में। महाराष्ट्र के सांगली जिले में एक नए अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व की घोषणा की गई है। एक संरक्षण रिजर्व बन रहा है। जनवरी 2024 में इसकी घोषणा की गई थी। और ये अटपाड़ी रिजर्व जो है ये मैनी संरक्षण क्षेत्र और मालधोक जो पक्षी अभ्यारण्य है उसके बीच में लिंक का काम करेगा, जो एक पारिस्थितिकी लिंक बनता है जिससे जो है जीव जंतु इधर उधर जा सकते हैं। तो ये एक ब्रिज के रूप में काम करेगा अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व। तो कहाँ पे है? इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, महाराष्ट्र में। अगला है अंबेडकर जी की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो विजयवाड़ा में किया गया। विजयवाड़ा के स्वराज मैदान में, आंध्र प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है। 206 फीट की कांस्य प्रतिमा है और मूर्तिकार हैं इसके राम सुतार। और ये तब जब किया गया था जब मुख्यमंत्री वहाँ के YSR रेड्डी थे, तो उसी टाइम पे उन्हीं के द्वारा ये उद्घाटन किया गया था। भारत का पहला ग्राफीन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। कहाँ पर ये ग्राफीन केंद्र बनेगा? तो डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल DUK थ्रिसूर में ये जो है केरल में ये घोषणा की गई है। और ग्राफीन क्या होता है? तो दुनिया में पहला पदार्थ है जो एक परमाणुवीय परत के रूप में पाया जाता है। एक परमाणुवीय परत के रूप में ये पाया जाता है। ये कार्बन का अपर रूप होता है ग्राफीन, और विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक होता है।
आगे बात करेंगे, भारत और इटली के बीच में प्रवासन और आवाजाही समझौते को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत जो विद्यार्थी होते हैं, कुशल कारीगर होते हैं और बाकी के जो व्यवसायकर्ता होते हैं, कारीगर इन 2 बार लिख दिया गया, मतलब जितने भी लोग हैं पढ़ने के लिए जो जाते हैं या फिर काम करने के लिए जो जाते हैं या आते हैं पढ़ने के लिए, तो उनके बीच में आवाजाही को सुविधा देने के लिए भारत और इटली के बीच में ये प्रवासन और आवाजाही के समझौते को मंजूरी दी गई है। तो ये इतनी चीज़ें जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी ये घटनासार में। ये जो है सेकंड पार्ट था, बाकी के भी पार्ट्स आते रहेंगे। जैसे ये आई दृष्टि आ जाता है तो उसको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो पसंद आ रहा हो, यूज़फुल लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। और ये सभी नोट्स वगैरह के लिए आप UPPC SARO जो कंबाइंड पेड ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं और उसी में सभी चीज़ें आपको मिलेंगी। बाकी के भी जो सब्जेक्ट वाइज नोट है, मंथली जो करंट अफेयर हैं, टेस्ट हैं, वो सब आपको उसमें मिलेंगे। नंबर दिया हुआ है, इस पर व्हाट्सएप करेंगे तो डिटेल आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।